अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। बेसिकली ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ये डेटा टाइप्स के ऊपर है। लेकिन डेटा टाइप्स डिस्कस करने से पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे। ये कीवर्ड क्या, कीवर्ड और इसमें हमारे पास आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स, ये कुछ टर्म्स हमने यूज़ की थी। अगर हम लिटरल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ इंटीजर लिटरल्स हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ, हमारे पास 0, 1, 2, 3, ये कुछ हमारे पास लिटरल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कुछ डिफरेंट डाटा टाइप्स को इनिशियलाइज करने के लिए। उसको भी हम देखेंगे। सिमिलरली हमारे पास कुछ फ्लोट टाइप के लिटरल्स हैं जी, जस्ट लाइक 0.12, 1.5, 2.7। ये हमारे पास लिटरल्स हैं जिनके साथ हम चीज़ों को इनिशियलाइज करते हैं। सिमिलरली अगर मैं करेक्टर की बात करूँ तो अगर हम सिंगल कोट्स में ए लिखते हैं, सिंगल कोट्स में हम लेट्स सपोज जी लिखते हैं, तो ये कुछ कॉन्स हमारे पास लिटरल्स हैं। ठीक है। सो इसके अलावा स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो उसी में उसमें और बूल में हमारे पास होता है 0, 1 लिटरल्स हैं। सिमिलरली स्ट्रिंग में हम डबल कोटेशन में कुछ भी वेलकम लिख दें तो ये भी बेसिकली हम एज ए लिटरल के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ आइडेंटिफायर्स हैं। आइडेंटिफायर्स मतलब इस बेसिकली समथिंग के हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो उसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने का हमारा फॉर्मेट होता है कि हम डेटा टाइप बताते हैं सबसे पहले, और देन हम उसका नेम बता देते हैं जो भी होता है, और आगे सेमीकोलन लगा देते हैं, या हम उसको फर्दर इनिशियलाइज भी कर देते हैं। अगर मैं डिक्लेयर करने की बात करूँ तो डेटा टाइप लेट्स सपोज एक इंटीजर डेटा टाइप है तो मैं आई इंट लिखूंगा, और आगे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो लेट्स सपोज मैंने वेरिएबल _1 कर दिया, उसका नाम रख दिया। ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो मैंने उसको नाम दिया ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, जो कि मेमोरी लोकेशन में जहाँ पे भी कहीं 4 मेमोरी एलोकेट होगी, हमारे पास मेमोरी है लेट्स सपोज, तो कहीं पे 4 बाइट्स इधर एलोकेट होंगे, उसको हमने नाम दे दिया कि उसका नाम वेरिएबल 1 है। तो उस पे हम कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे कुछ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेमोरी हमारे पास 4 बाइट की होगी बेसिकली, क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप इंटीजर रखी है। इसको हम इनिशियलाइज़ भी करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, कुछ पड़ा होगा, अगर मैं इसको इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो अगर मैं असाइनमेंट इसको कुछ करता हूँ तो वो यहाँ पे फिर 0 हमारे पास स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस लोकेशन पे। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर इज़ नथिंग बट सिंपली द नेम ऑफ डाटा टाइप, सिंपली नेम ऑफ, आप कह लें कि वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम हो सकता है। ठीक है, अगर हम जाके फंक्शंस यूज़ करेंगे तो इस तरह आइडेंटिफायर बेसिकली आइडेंटिफाई करता है किसी मेमोरी लोकेशन को, हमने कोई डेटा टाइप किसी वेरिएबल का नाम रखा है या हमने किसी फंक्शन का नाम रखा है। इसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे लाइक कीवर्ड की एग्जांपल ऐसी जैसे हमने इंट यूज़ किया, तो ये कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं। सी प्लस प्लस में हमने रिटर्न यूज़ किया। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इस तरह के काफ़ी सारे और, जस्ट लाइक डबल अगर मैं कहूँ, तो इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी रिजर्व है, जिनके साथ कोई ना कोई मीनिंग एसोसिएट किया हुआ सी प्लस प्लस में, तो उनको हम कीवर्ड्स कह देते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, ये रिजर्व वर्ड्स हैं हमारे पास। आइडेंटिफायर्स क्या है कि जो भी हम कोई वेरिएबल को नाम दे रहे हैं, किसी फंक्शन को नाम दे रहे हैं, तो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिटरल्स हमारे पास क्या है जी, ये जिस तरह इंटीजर लिटरल्स है कि हम 0 से 1, 2, 3 इस तरह कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं बेसिकली, ये जिसे हमको इनिशियलाइज कर देते हैं। फ्लोट के ये लिटरल्स होंगे, ये कुछ मैंने एग्जांपल इधर बताई हैं। सिमिलरली करैक्टर के कुछ इस तरह के लिटरल्स हैं, स्ट्रिंग के और देन बूल के। होप सो इनमें अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट आगे हम देखें तो डेटा टाइप में हमारे पास कुछ हमने फंडामेंटल डेटा टाइप्स की बात की थी। तो डेटा टाइप्स में हमने जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स की बात की, इसमें हमारे पास इंटीजर था, वी हैव फ्लोट, डबल, करैक्टर। इंटीजर की जो भी तक हम साइज़ की बात करें तो हमने डिस्कस किया कि 2 या 4 बाइट्स का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर एंड हार्डवेयर सेटिंग्स। ठीक है। नॉर्मली आजकल जो सिस्टम्स हैं उनमें ये 4 बाइट का है, 4 बाइट। अगर हम थोड़ा सा कुछ इसकी रेंज कंप्यूट करना चाहें
कि हम इसकी रेंज निकालना चाह रहे हैं इंटीजर की, तो वो हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो 1 बाइट है उसमें हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। 1 बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, तो अगर मैं 4 बाइट्स को देखना चाह रहा हूँ, सो इट मीन वी हैव 32 बिट्स। सो 32 बिट्स हैं, तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि हम कितने पॉसिबल कम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं। सो उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेट्स सपोज मेरे पास 2 बिट्स हैं ओनली, एक बिट ही है, एक बिट ही है, तो इससे हम कितने पॉसिबल कम्बिनेशन जनरेट करवा सकते हैं। ये 0 0 है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है, क्योंकि हमारे पास दो ही स्टेट्स होती हैं, या ऑन या ऑफ, ठीक है। तो ऑन के लिए हम 1 यूज़ कर लेते हैं और ऑफ के लिए हम 0 यूज़ कर लेते हैं। सो अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं तो मैं 4 डिफरेंट कम्बिनेशन बना सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2। सिमिलरली अगर मेरे पास 3 बिट्स हैं तो मैं डिफरेंट कम्बिनेशन बना सकता हूँ, जो कि मेरे पास टोटल 8 डिफरेंट कम्बिनेशंस होंगे। करते करते हम तीनों बिट्स वन ऑन हो जाए। तो अगर मेरे पास 3 बिट्स हैं तो इट मीन्स मैं 8 डिफरेंट कम्बिनेशन बना सकता हूँ, जिसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। सिमिलरली अगर मेरे पास 32 बिट्स हैं, 32 बिट्स हैं तो कितने कम्बिनेशन बना सकते हैं। जो कम्बिनेशन हम बना सकते हैं वो 2 रेज़ टू पावर 32 बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमने ऑक्टल में देखा था कि हम 2 रेज़ टू पावर 3 बिट्स के साथ हम 8 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट हम ये जो रिप्रेजेंटेशन थी ये 0 से लेके 0 1 2 और ये जो लास्ट था ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। सो बेसिकली जो हम रेंज रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 0 से 7 तक कर रहे थे और हमारे पास 8 डिफरेंट कम्बिनेशन थे। सिमिलरली यहाँ पे जो हम कम्बिनेशन बना सकते हैं वो हम 2 रेज़ टू पावर 32 कम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो हम 0 से लेके 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस 1 तक जाएंगे, 0 टू 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस 1 तक, ठीक है। तो अगर हम ये कंप्यूट करें 2 रेज़ पावर 32 और माइनस 1 उसमें से काट दें तो इसको हम कहते हैं अनसाइंड की ये रेंज, अनसाइंड की, ओके। तो सिमिलरली अगर हम साइंड इंटीजर की बात करें तो साइंड में बेसिकली हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 4 बाइट ही है इंटीजर, तो 32 बिट्स होंगी, उसमें कम्बिनेशन भी हमारे पास सेम 2 रेज़ टू पावर 32 ही हो सकते हैं। अब अगर मैं इसको साइंड करना चाह रहा हूँ, साइंड का मतलब ये कि हमारे पास कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, देन हमारे पास 0 आ जाएगा और फिर हमारे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं ये कहता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 0 होता है 1, देन 2 रेज़ टू पावर 1 मेरे पास 2 होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 मेरे पास 4 होता है, ठीक है। सो 2 रेज़ टू पावर 3 मेरे पास 8 होता है, एंड देन 2 रेज़ टू पावर 4 विच इज़ 16। सो अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो जैसे जैसे हम एक स्टेप आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, 1 से हम डबल करके 2 पे जंप लगता है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो 2 से हम 4 पे चले जाते हैं, उससे नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं 4 से 8 पे। सो लेट्स सपोज अगर मेरे पास 4 बिट सिस्टम है तो उसमें मैं 16 डिफरेंट कम्बिनेशन बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इक्वली जो 16 में से 8 जो है वो मैं यूज़ कर लूँ माइनस साइंस के लिए, ठीक है, और जो 16 में से 8 मेरे माइनस साइन के लिए यूज़ हो जाए और बाकी जो रिमेनिंग है वो प्लस साइन के लिए यूज़ हो जाए। तो इसके लिए इस पैटर्न के मुताबिक मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास 4 बिट्स थी तो मुझे 2 रेज़ टू पावर 3 को कर देना चाहिए था माइनस के लिए, और सिमिलरली प्लस के लिए 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 कर देना चाहिए, क्योंकि दरमियान में हमारे पास 0 भी आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 32 बिट्स के लिए जाता हूँ तो मुझे क्या करना है, मैं 2 रेज़ टू पावर 31 माइनस के लिए, और दरमियान में हमारे पास 0 भी आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव में हम 2 रेज़ टू पावर 31 माइनस 1 करते हैं, ताकि जो नंबर्स हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाए, जितने हमारे पास माइनस की रेंज होगी उतनी प्लस की होगी। और ये माइनस 1 हमने इसलिए किया है क्योंकि दरमियान में हम 0 को भी काउंटेड कर रहे हैं। सो इसका अगर आप आंसर निकालें तो ये काफ़ी इसका आंसर आएगा 2 रेज़ पावर 31 का 21 4 7 इस तरह का कुछ। तो ये इसकी हमारे पास इंटीजर की रेंज होगी, जो कि हमने लैब में हैश इंक्लूड लिमिट्स को यूज़ करते हुए हमने निकाली हुई थी रेंज। ये लिमिट्स की लाइब्रेरी यूज़ करते हुए हमने निकाली थी। सो आई होप सो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंटीजर डेटा टाइप के बाद हमारे पास अब फ्लोट डेटा टाइप है। सो फ्लोट में भी हमारे पास जो साइज़ होता है वो 4 बाइट का ही होता है।
और इसके लिए स्पेसिफिकली एक आप लोगों को टास्क भी दिया गया था कि आई ट्रिपल ई का जो फॉर्मेट है 754, उसको एक्सप्लोर करना है, किस तरह हम फ्लोटिंग पॉइंट्स को किस तरह स्टोर करते हैं। सो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी। सो अगर इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट को देखें तो ये जो 4 बाइट हमारे पास इक्वल टू 32 बिट्स होती हैं, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। सो इसमें जो 32 बिट्स हैं उनको डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट्स में। तो जो फर्स्ट 23 बिट्स हैं वो मैंटीसा की हैं। 23 बिट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 बिट्स हैं हमारे पास वो एक्सपोनेंट की हैं। और यहाँ पे जो एक बिट है वो साइन बिट है, ठीक है, वन वन बिट। तो ये टोटल 32 बिट्स होंगे। सो अगर इनको हम रीड्रॉ करें तो 0 से 22 तक हम कहेंगे मैंटीसा। नेक्स्ट 23 टू 30 हमारे पास एक्सपोनेंट है। और जो 1 है वो हमारे पास साइन बिट है। तो टोटल मिला के हमारे पास 32 बिट्स हो जाते हैं। अब जो साइन बिट है उसको, अगर हमारे पास साइन बिट 0 होगी तो वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। इफ साइन बिट इज़ 1 सो इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव नंबर, ठीक है। सिमिलरली अब हमारे पास जो एक्सपोनेंट, अगर हम उसको एक्सप्लोर करें तो एक्सपोनेंट में हमारे पास 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स का मतलब ये है कि हम 2 रेज़ टू पावर 8 डिफरेंट कम्बिनेशन बना सकते हैं इसके साथ, विच मीन्स के हम 256 डिफरेंट कम्बिनेशन बना सकते हैं। अब ये 256 है, लेकिन जो हमारा आई ट्रिपल ई फॉर्मेट है उसमें अगर हम 256 को देखें तो हम 0 से 255 तक डिफरेंट रेंज है हमारे पास जो हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास 0 और जो 255 वो स्पेशल पर्पज़ के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है, रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पज़। सो इसमें हमारे पास अब जो रेंज रिमेनिंग रहती है वो 1 से 254 तक रहती है। सो 1 से 254 तक जो डिफरेंट कम्बिनेशन है उनको हमने यूटिलाइज़ करना है। सो क्योंकि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हम नेगेटिव जो हमारे पास रेंज है उसको भी कवर करते हैं, पॉजिटिव को भी कवर करते हैं, इसलिए इसमें एक है बायस का कॉन्सेप्ट कि हम 127 जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट आता है उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कहीं पे एक्सपोनेंट -10 आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर -10, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, हम 127 उसमें ऐड करेंगे तो वो, ताकि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो 1 से 254 की रेंज में फॉल करे। तो जब भी हमने दोबारा उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा अपने एक्सपोनेंट को, अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जब हम दोबारा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम उसमें से 127 माइनस कर दिया करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट आया भी था तो जब हम उसमें 22 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल 117 रह जाएंगे, ठीक है। तो 117 का जो भी बाइंड होगा उसको हम एक्सपोनेंट में स्टोर कर देंगे। इसकी अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ज़रा हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़रा बेहतर हो जाए। सो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है 110.101, ये बाइनरी में है। सो अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको कुछ इस तरह भी साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर सकता हूँ, 1.10101 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2। अब ये 2 रेज़ टू पावर 2 है। सो अगर हम इसमें बेस ऐड कर दें, अपनी 22 अगर हम इसमें ऐड कर दें, सो अब ये 127 प्लस 2 हो जाएगा जो कि हमारे पास 129 आता है। अब इस 129 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास 129 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम देखा था कि हमें 4 बिट्स हो तो हम 16 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 से 15 तक। इसी तरह अगर हमारे पास 8 बिट्स हो तो हम फिर 256 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 129 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी बिट ऑन करनी पड़ेगी,
एक तो ये 2 रेज़ टू पावर जो 7 वाली होगी वो वाली बिट ऑन करेंगे हम, तो इसका आंसर हमारे पास 128 आ जाएगा। और एक हम फर्स्ट बिट ऑन कर देते हैं 2 रेज़ टू पावर 0 वाली, इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये ऐड अप हो गए 129 आ जाएगी। सो एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या होगा, अगर मैं देखूँ तो एक्सपोनेंट वाली जो 8 बिट्स होंगी उनमें हमारे पास स्टोर क्या होगा इस टाइम, 1 और 1 2 3 4 5 6, और ये टोटल जो 8 बिट्स हैं इनमें लास्ट वाली बिट ऑन होगी और फर्स्ट वाली बिट ऑन होगी। ठीक है, तो इस तरह करके हमारा जो एक्सपोनेंट में जो 8 बिट्स हैं वो इस तरह स्टोर होंगी। सो हमने क्या 22 ऐड की 127 की। इसी तरह हम एक नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास 0.011 बाइनरी फॉर्म में, तो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर मल्टीप्लाई इसको मैं मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका अगर मैं 22 इसके एक्सपोनेंट में ऐड करूँ, सो ये 127 हो जाएगा, और क्योंकि हमने 127 ऐड करते हैं ये -2 है तो ये -2 हो जाएगा इसमें। तो मेरे पास जो नंबर आया वो 125 आया। अब 125 को मैंने कन्वर्ट करना है बाइनरी में और मैंने उसको स्टोर करना है। सो हमारे पास 8 बिट्स हैं, अब हम देखना होगा कि हमें कौन कौन सी बिट जो है वो ऑन करनी पड़ेगी। सो 125 को बनाने के लिए हम लास्ट बिट के अलावा बाकी सारी बिट्स जो हैं वो अपनी ऑन कर देंगे। इसमें ये आ जाएगा 1 1। सो एक दफ़ा इसको कन्वर्ट करके भी देख लेते हैं कि मेरे पास 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर मैं 125 कंप्यूट करना चाहता हूँ तो 2 रेज़ टू पावर 7 तो 128 होता है, इसको हमें ऑफ ही रखना चाहिए क्योंकि हमें इससे छोटा नंबर चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 6 मेरे पास 64 होता है, इसको ऑन कर लेना चाहिए, हमारे पास 64 आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 5 इसको ऑन कर लेना चाहिए, 32 होता है। 2 रेज़ टू पावर 4 इसको भी ऑन करना चाहिए, 16 होता है। 2 रेज़ टू पावर 3 ये 8 होता है, इसको भी ऑन कर लेना चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 2 4 है, इसको भी अगर हम ऑन कर लें, सो 64 प्लस 32 ये दोनों हमारे पास 96 हो जाएंगे, और 96 और 16 112 112 और 8 120 और 124 हो जाएंगे अभी तक हमारे पास। सो ये 124 हो गए, तो ये 2 रेज़ टू पावर 1 वाली को हम ऑफ रखते हैं और इसको हम ऑन कर लेते हैं। सो इसका आंसर हमारे पास 1 होगा, तो ये हमारे पास टोटल 125 हो जाएंगे। तो ये 125 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये इसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। सो ये सारे 1 1 आ जाएंगे जितनी भी बिट्स हैं। और इसके बाद 0 1 आ जाएगा। तो ये हमने कहा कि एक -2 हमारे पास एक एक्सपोनेंट था, उसमें से हमने 22 हमने उसमें ऐड की, 127 और जो नेगेटिव था उसको हमने पॉजिटिव बना के, और 0 से जो हमारे पास बेसिकली 255 की रेंज थी एक्सपोनेंट में 8 बिट के लिए, उसमें हमने इसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किया हुआ कि 0 255 हमारे पास स्पेशल पर्पसेस के लिए रिजर्व हैं, तो हमारे पास जो रेंज हम यूज़ कर सकते हैं 1 से 254 तक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम इसके ऊपर एक डिटेल एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है डेसिमल, लेट्स सपोज 85.125। ये डेसिमल की फॉर्म में है, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और देन इसको देखेंगे कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में इसको किस तरह सेव करवाते हैं। सो अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास जो डेसिमल से अगर हमने बाइनरी में जाना हो तो हम यूजुअली जो हमने सीखा हम डिवाइड करते थे 2 पे, करते रहते थे, जो रिमाइंडर आता था उसको हम बाइनरी में लिखते, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखने का इसको क्या तरीकाकार है कि हमारे पास
अब जो 0 से 128 तक जो नंबर हैं, 127 तक, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन से 7 बिट्स में। सो 0 1 1 2 3 4 5 6 7। सो अब ये 2 रेज़ पावर 0 है, ये 2 रेज़ पावर 1, और ये 2 रेज़ पावर 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो 85 बनाने के लिए मुझे सबसे पहले 2 रेज़ पावर 5 32 होता है, 2 रेज़ पावर 6 होता है 64। सो एक तो मुझे ये बिट ऑन कर लेनी चाहिए, 64 आ जाएगा मेरे पास। उसके अलावा मुझे 16 वाली बिट अगर मैं ऑन कर लेता हूँ तो ये 64 है, ये 16 आ गया मेरे पास, तो 80 हो गया। अब नेक्स्ट मुझे एक ये वाली बिट ऑन कर लेनी चाहिए, 2 रेज़ पावर 2 वाली, इसको ऑन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 4 आ गया। और अब मुझे 1 चाहिए, तो इसके लिए ये बिट ऑफ कर दूँगा और ये वाली बिट ऑन कर दूँगा, तो यहाँ पे 2 रेज़ पावर 0 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो 64 प्लस 16 80 एंड देन इट इक्वल्स टू 85। सो इस तरह डायरेक्ट भी हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 85 का बाइनरी इक्विवेलेंट तो मेरे पास आ गया, लेकिन हमने जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसकी कन्वर्जन शायद नहीं देखी थी, तो वो भी देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.125 है, डेसिमल में इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसका मेथड कुछ यूँ है कि हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शन जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जिसकी लेफ्ट साइड पे उसको हम डिवाइड करते थे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से अंटिल के हमारे पास 1.0 आ जाए। सो जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.25 आएगा। तो जो डेसिमल से पहले वाला जो हमारे पास होगा उसको हम अपने पास सेव कर लेंगे, लेट्स सपोज 0 में निकालेंगे, और बाकी जो फ्रैक्शन का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, उसको हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, और उसका हमारे पास आंसर आएगा 0.5। यहाँ से अगेन हम 0 अपने पास सेव कर लेंगे और 0.5 को हम अगेन 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। सो अब ये 3 हमारे पास 001 हमारे पास आ चुका है। सो ये 85.125 की जो हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी वो 101.001 डबल ज़ीरो और एंड पे 1, ये 00 और देन उसके बाद ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गई है 85.125 की। तो अब अगर हम देखें तो अभी जो हमारे पास नंबर है वो 101001.001 बाइनरी फॉर्म में। अब हमारे पास ये जो नंबर है, अगर हम देखें तो एक तो इसमें साइन हमारे पास, अगर हम IEEE फॉर्मेट में देखें तो हमारे पास एक साइन बिट होती थी, ठीक है। फिर 8 बिट हमारे पास एक्सपोनेंट की थी, और हमारे पास मेंटिसा की 23 बिट्स थी, ठीक है। 23 प्लस 8 प्लस 1, तो ये हमारे पास 32 बिट्स टोटल है। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ इसमें हमारे पास साइन क्या है, साइन हमने बताया था कि अगर 0 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है तो इसमें साइन बिट तो हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो साइन बिट है वो तो आ गई है 0। उसके अलावा मैं अगर एक्सपोनेंट निकालना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इसको ज़रा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.0101 एंड 01 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर, हमने पॉइंट कितना आगे मूव किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 रेज टू पावर 6 इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक्सपोनेंट को स्टोर करवाने के लिए हमने देखा था कि हमने बाइस ऐड की थी 127 की, ताकि हम नेगेटिव नंबर्स को भी मैप कर सकें। तो अब 127 प्लस मैं 6 करूँगा, ये जो इसका एक्सपोनेंट पार्ट है इसमें 22 ऐड करूँगा 127 की, तो वो मेरे पास आंसर आता है 133। अब हमें चाहिए 133 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सो अगर 133 की मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूँ तो वो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 बिट्स हमारे पास होनी चाहिए, उसमें से हम देख लेते हैं कौन सी ऑन करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो ये जो 8 बिट्स हैं इनमें 2 रेज़ टू पावर 7 वाली जो बिट है उसमें से हमें 128 हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, एंड देन हमें 5 और रिक्वायर्ड हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 2 वाली बिट हमें ऑन करनी होगी, 4 यहाँ से आ जाएगा, और 2 रेज़ टू पावर 0 वाली बिट ऑन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। सो अगर मैं ओवरऑल एक्सप्रेशन लिखूँ तो 1 और देन मेरे पास 4 0 1 2 3 4
देन अगेन 1, फिर 0, फिर 1। सो ये हमारे पास कुछ 8 बिट इस तरह है। सो ये जो भी हमने एक्सपोनेंट लिखा है, ये जो अब 8 बिट्स हैं, ये हमने अपना एक्सपोनेंट स्टोर करवा लिया उसमें बाइस ऐड करके। तो हमने एक्सपोनेंट की 8 बिट्स बना ली। तो जैसे ये आगे हम देखेंगे कि जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे दोबारा नंबर को वापस, अ, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे लेंगे, तो हमें 127 को माइनस भी करना होगा, जिस तरह अभी हमने बाईस ऐड की है। सो ये हमारे पास एक्सपोनेंट की रिप्रेजेंटेशन होगी। एक्सपोनेंट के बाद हमारे पास मेंटीसा रह गया, जो एक साइन भी हमारे पास आ चुका है, एक्सपोनेंट भी आ चुका है, और ये जो मेंटीसा है पॉइंट के बाद वाली जो प्लेसेस हैं, ये हमारे पास रह गई। तो मेंटीसा में सिंपली हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मेंटीसा में हमारे पास है जी 01, 01, 01 एंड देन 001। ओके। सो अब इसमें हमारे पास मेंटीसा की हमें पता है कि हमारे पास 23 बिट्स होती हैं। सो हम इसके आगे 00 और ऐड कर सकते हैं इसको 23 बिट्स कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास 2, 4, 6 और 3, 9 है। तो हम एक्स्ट्रा इसमें और 12 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे ताकि इसकी 23 बिट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। 2, 4, 6, तो इसकी 23 बिट्स हम कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर हम इसको IEEE जो कि हमने फॉर्मेट देखा हुआ है 754, अगर हम उसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें पता है हमारी साइन बिट 0 है, ये हमारी साइन बिट आ गई। देन अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें, तो हमें पता है कि वो हमारे पास 1 और टेट्रा 0, 101। देन अगर हम अपनी मेंटीसा की बात करें, तो उसमें हमें पता है कि हमारे पास 01, 01, 01, 001 और देन हमारे पास ये सारे ज़ीरोज़ हैं, इसमें सारे स्टोर हों। तो ये हमने इसको फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास क्या था जी, हमारे पास इनिशियली एक डेसिमल की फॉर्म में एक नंबर था, बेस 10 में हमारे पास एक डेसिमल नंबर था। ठीक है, हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड भी देख लिया। दैन अगेन हमने उसके बाद जो कॉन्सेप्ट देखा था साइन बिट का, एक्सपोनेंट का और मेंटीसा का, हमने उसको रिवाइज किया और उस फॉर्मेट के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मेंटीसा में ये आपने देखा होगा जस्ट लाइक, ये मैंने पॉइंट को यहाँ पे 6 डिजिट्स आगे मूव किया, तो मैंने 2⁻6 में लिख लिया है, और इसके आगे इसकी ये भी मेंटीसा में हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ये जो 001 है वो भी। सो मेंटीसा में ये सारी चीज़ हमने लिखी, कवर की है, और बाकी जो रिमेनिंग बिट्स थी उनको हमने 00 कर दिया। फ्लोटिंग पॉइंट में अब जो हमारे पास एक लास्ट चीज़ है, उसकी रेंज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इसकी रेंज कैसे निकलेगी। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे जो हमने एक इसका फॉर्मेट बनाया था। इसमें हमें पता है कि हमारी साइन बिट जो है वो 0 मीन्स पॉजिटिव, तो मैक्सिमम नंबर अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पहले, तो ऑब्वियसली बात है हम पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम साइन बिट को 0 कर देंगे। उसके बाद हमने देखा था जिसकी एक्सपोनेंट है वो बेसिकली 8 बिट होता है, जिसमें हमारे पास 256 डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, 2⁻8 मीन्स 256 डिफरेंट कम्बिनेशन, और उनमें से भी जो हम यूज़ कर सकते हैं 0 और 255 को हम यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास जो रेंज अवेलेबल होती है 1 से 254 तक होती है, क्योंकि 0 और 255 आर रिजर्व फॉर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। सो अब हमारे पास अगर मैं मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहूँ, अगर मैं मैक्सिमम नंबर देखना चाहूँ, तो हमारे पास सारी बिट्स ऑन होंगी, जो क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास जो रेंज आ रही है वो 254 तक हम जा सकते हैं। तो 254 की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या है कि 7 बिट्स ऑन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स ऑन होंगी, और लास्ट वाली जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारे पास ऑफ होगी। ठीक है, सो 2⁻0 वाली ऑफ होगी, तो इन सारी बाकी सबको हम ऐड भी करेंगे तो 254 बनेगा। ठीक है, सिमिलरली मेंटीसा की जो 23 बिट्स हैं वो सारी मेरे पास ऑन होंगी, अगर हम मैक्सिमम नंबर्स देखना चाह रहे हैं, तो ये 23 टाइम्स मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, जितने भी ये बनता है, तो ये 23 टाइम्स मेरे पास इधर 1 होगा, सारी बिट्स ऑन होंगी, 23 बिट जो है वो 1 होगा उनमें। ठीक है, तो जब 23 बिट्स में 1 होगा, अब हम देखते हैं
अगर मैं एक्सपोनेंट को देखना चाहूँ यहाँ पे, तो हमारे पास साइन तो आ गया पॉजिटिव, क्योंकि हमने मैक्सिमम नंबर देखना चाह रहे हैं, ज़ीरो मीन्स पॉजिटिव, साइन हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करूँ तो इस सब का मतलब ये है, इसको ज़रा हम कंप्यूट कर लें, तो ये टू, ये तो वैसे ही ज़ीरो है। नेक्स्ट ये टू रेज़ पावर वन मीन्स टू होता है, टू रेज़ पावर टू मीन्स फोर होता है, टू रेज़ पावर थ्री मीन्स एट है, टू रेज़ पावर फोर मीन्स 16 है, टू रेज़ पावर फाइव मीन्स 32 है, टू रेज़ पावर सिक्स मीन्स 64, टू रेज़ पावर सेवन मीन्स 128। सो अगर हम इन सब को ऐड करें तो ये बनता है हमारे पास 254। ठीक है, अब ये 254 मेरे पास एक्सपोनेंट का आ रहा है, इसमें से मुझे माइनस करना है 127, जो कि मैंने 22 इसमें ऑलरेडी ऐड की हुई है। ठीक है, जो 22 हमने ऐड की उसको हमने माइनस भी करना है इसमें से। सो अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, प्लस का साइन मेरे पास आ गया है, और टू रेज टू पावर 254 माइनस 127 मेरे पास आ गया। इसके अलावा जो मेंटीसा है उसमें हमें पता है कि इम्प्लीसिट वन पॉइंट होता है, और देन वन हमारे पास 23 बिट्स में वन वन होता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सो ये कुछ इस तरह का इसका एक्सप्रेशन होगा। सो ये सारा मल्टीप्लाई होगा और होगा टू रेस्ट पावर के साथ। सो अगर हम इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखें तो ये प्लस आ जाएगा, और समथिंग 1.1123 तक मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू पावर 127 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन को लिखना चाहता हूँ फर्दर, अगर मैं इसको ज़रा क्लियर करना चाहूँ, तो ये अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें बेस 10 में, तो ये मेरे पास जो पॉइंट से पहले वन है, तो टू रेज टू पावर जीरो मल्टीप्लाई वन होगा तो ये वन ही आ जाएगा। और ये जो नेक्स्ट है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको हम वन और टू कहते हैं, मतलब वन मल्टीप्लाई बाय टू रेज पावर माइनस वन होगा। ये जो नेक्स्ट बिट पे मेरे पास वन है, इसको वन बाय फोर भी लिखा जा सकता है, उससे नेक्स्ट बिट पे जो है उसको वन बाय एट लिखा जा सकता है, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट के बाद हैं उनको बेसिकली हम अब डिवाइड करेंगे, ये टू रेज टू पावर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये करते करते हम पहुंच जाएंगे प्लस वन ओवर 20। सो जितनी भी हमारे पास इसमें होंगी वो हम उसको डिवाइड करते करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास वन ओवर टू रेज पावर 23 तक, क्योंकि 23 बिट्स थी हमारे पास, 23 तक हम पहुँचे। सो ये जैसे टू को हम टू रेज पावर वन लिख सकते हैं, फोर को टू रेज पावर टू, टू रेज पावर थ्री करते करते हम टू रेज पावर पहुँच जाएंगे 23 तक। ठीक है, सो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन इसको हमने मल्टीप्लाई करना है टू रेज टू पावर 127 के साथ। सो अगर हम इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास टू रेज पावर 127 और इस सबको ये वाला एक्सप्रेशन सम सॉर्ट ऑफ 1.9999 और इस तरह कुछ आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टू रेज पावर 127 के साथ। तो इसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल फ्लोटिंग पॉइंट की जो मैक्स रेंज है वो हमारे पास 3.4028 समथिंग लाइक, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 38 जो है वो आ जाएगी। ये इसकी हमारे पास मैक्सिमम रेंज होगी। सिमिलरली अगर मैं इसकी मिनिमम रेंज निकालना चाह रहा हूँ, जो कि हमने लिमिट्स लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए निकाली भी थी, लेकिन हम थ्योरेटिकली इसको देख रहे हैं कि अगर हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना चाहते हैं, तो मिनिमम निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है, हमें पता है नेगेटिव नंबर जो है मिनिमम होगा। तो नेगेटिव के लिए हम साइन, हमारे पास साइन बिट ऑन हो जाएगी, और इसके अलावा जो हमारे पास एक्सपोनेंट के लिए हमारे पास जो 8 बिट्स होंगी उनमें हमारे पास सारी बिट्स ऑफ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेप्ट ये जो हमारे पास फर्स्ट बिट है ये ऑन होगी, क्योंकि हमारी रेंज जो है वो 1 से 254 तक है। मिनिमम नंबर हमारे पास 1 आएगा जो कि टू रेज पावर जीरो वाली बिट ऑन है, और मैक्सिमम 254 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बाकी 0 255 हम स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और देन हमारे पास जो 23 बिट मेंटीसा की हैं वो सारी हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो होंगी। ये 23 बिट्स ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी सारी। ठीक है, तो ये मिनिमम नंबर को हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो साइन हमें पता है वन है तो ये माइनस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्प्लिसिट
जो बिट है उसके बाद हमारे पास मंटीसा आ जाएंगे, जो हमारे पास 23 ज़ीरोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मंटीसा के बाद हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर, ये 2 रेज़ टू पावर 0 मेरे पास, ये जो एक्सपोनेंट है इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 1। 2 रेज़ टू पावर 0 वाली बिट ऑन है, 1 आंसर आ रहा है। तो हम 1 माइनस करेंगे 127। 127 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमने बाईस ऐड की हुई है इसमें, ताकि हम नेगेटिव रेंज को भी टच कर सकें। सो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। सो अब जैसे, अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, सो इसमें होगा क्या कि माइनस वैसे ही साथ आ जाएगा, और इसमें हम जितनी भी फिर ये 2 रेज़ टू पावर माइनस 126 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस 1.17 और 54 समथिंग लाइक मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 38 आ जाएगा। सो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी मिनिमम रेंज आ जाएगी। सो मिनिमम में हमने देखा कि हमने क्या किया, हमने एक्सपोनेंट की जो लीस्ट हमारे पास नंबर आ सकता है 1 आ सकता है उसको हमने रखा है, और मैंटीसा की सारी बिट्स को हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमने अपना मिनिमम अचीव किया है। थैंक यू। ओके, सो लैब 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम फ्लोट टाइप का कोई भी वेरिएबल, लेट्स सपोज एफ वॉर के नाम से डिक्लेयर करते हैं, उसको कोई भी वैल्यू दे देते हैं 6.6, तो हमने इसके साथ एक एफ ऐड किया बेसिकली। स्मॉल केस में एफ भी हम ऐड कर सकते हैं और कैपिटल भी। सो बेसिकली ये हम क्यों ऐड करते हैं, सो इसकी क्या रीज़न है। सो इसमें कुछ इशू ये है कि अगर हम एफ नहीं ऐड करते और वैसे ही इसको लिख देते हैं, तो जो कंपाइलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको एज ए डबल कंसीडर करता है। ठीक है, सो लेकिन अगर हम इसका साइज़ में प्रिंट करवाते हैं साइज़ ऑफ के थ्रू, तो इसमें होगा क्या कि साइज़ हमें 4 बाइट ही देगा, लेकिन एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि वो जो कंपाइलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको डबल कंसीडर करता है और दैन उसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है उसकी। सो अगर मैं इसको भी रन करके देखूँ तो ये हमें देगा 4 बाइट ही, इसका साइज़ वो हमें 4 ही दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हमने वैल्यू दी है तो कंपाइलर इसको डबल कंसीडर कर रहा है पहले, और देन वो उसकी कन्वर्जन कर रहा है, उसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, सो वो उसके बाद कंपाइलर को ये कन्वर्जन करनी पड़ रही है। ठीक है, सो अगर हम इसके साथ अगर हम इस तरह करते तो फिर तो कंपाइलर को एक एक्स्ट्रा कन्वर्जन करनी पड़ी, देन उसको फ्लोट में कन्वर्ट करता। लेकिन अगर हम फ्लोट एफ इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 6.6 एफ साथ ऐड कर देते हैं, तो इसमें ये होगा कि जो कंपाइलर है वो उसको पहले से ही पता होगा कि ये मैं फ्लोट वैल्यू इसको स्टोर कर रहा हूँ, इसमें उसको कोई एक्स्ट्रा कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी, तो इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम विदाउट एफ लिखेंगे तो उसको एज ए डबल कंसीडर करते हैं, दैन उसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करता है इस डबल को फ्लोट में, क्योंकि हमने डाटा टाइप फ्लोट दी हुई है। ठीक है, डेट्स वाई इसका जो आपको साइज़ वो शो करवाता है फिर वो 4 बाइट से शो करवाता है। ओके, इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा था कि लैब 2 में हमारे पास एक हमने कांस्टेंट डिक्लेयर करवाया था, कॉन्स्ट इंटीजर, और उसका नाम हमने 1 रखा हुआ था और उसमें हमने स्टोर भी 1 करवाया था। ठीक है, ताकि अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करवाना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्ट नंबर ना यूज़ करें जिनको हम मैजिक नंबर्स कहते हैं, और हम कोई कांस्टेंट कोई नाम दें उसको, उसके बाद हम उसको अपने कोड में यूज़ करें। सो लैब में जब हमने देखा तो हमने इसको इसकी टाइप कास्टिंग की, स्टैटिक कास्ट को यूज़ करते हुए, और हमने इसको एक करैक्टर में कन्वर्ट किया था। तो जैसे हम इसको करैक्टर में हमने कन्वर्ट किया तो इसमें ये हमारे पास जो प्रिंट आउटपुट आई वो एक स्माइली फेस था। सो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि जब अगर हम डेसिमल प्लेस में देखें तो 1 के अगेंस्ट हमारे पास ये जैसे स्माइली फेस है, तो जैसे अगर हम डेसिमल में देखें तो 1 का मतलब तो होता है कि उसमें स्टार्ट ऑफ हेडर है, लेकिन यहाँ पे ये स्माइली फेस क्यों आया, इसकी आउटपुट क्यों आई है। तो इसके लिए हमें अपने CMD में जाना होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारा कौन सा एक्टिवेशन कोड है आस्की का करंटली, तो उसके लिए हम CHCP यूज़ करेंगे कमांड। तो हमारे पास एक्टिव कोड पेज जो है ना कंसोल पे 850 है। सो अगर हम 850 का इंटरनेट पे जाके अगर हम देखें आस्की टेबल 850, सो इसमें हमारे पास जो आ रहा है
अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो स्टार्ट ऑफ हेडर ही है हमारे पास, और डेसिमल 1 है, लेकिन इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्माइली फेस है। तो जो हमारा कंसोल जिसको फॉलो कर रहा है उसके मुताबिक ये स्माइली फेस आना ठीक है, क्योंकि जो मेरी विंडो है उसके ऊपर 850 है। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करता हूँ, ऑनलाइन सी प्लस प्लस का कंपाइलर, तो उसमें आउटपुट जो है वो डिफरेंट होगी अगर मैं सेम कोड को रन करता हूँ उधर जाके, क्योंकि उसका कोड कोई डिफरेंट होगा, जो भी क्लास की कोड वगैरह यूज़ कर रहा होगा बैक एंड पे वो डिफरेंट होगा। सो अगर मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ और इसको यूज़ करते हैं इस वेबसाइट में, तो इसकी आउटपुट यहाँ पे कुछ हो रहा है, एक डॉट आया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं कोई और कंपाइलर ओपन करता हूँ, ये GDB वाला कंपाइलर ओपन करता हूँ, तो इसमें भी अगर हम रन करते हैं कोड, तो अगर मैं इसमें भी रन करता हूँ, पेस्ट करता हूँ अपना कोड और रन करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ 4 आया, जो कि इसकी आउटपुट है साइज ऑफ की। सो जिस तरह भी ये हमारे पास जो टर्मिनल है, कंसोल है, उसकी ये बेसिकली जो आस्किंग कोडिंग उन्होंने यूज़ की हुई है, तो उस पर ये डिपेंड करता है कि क्या आउटपुट आएगी। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें हमारे पास एक हमने कोई करैक्टर लिया हुआ है, लेट्स सपोज करैक्टर ए, और इसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर करवा दी है सिंगल कोटेशन में। सो लेट्स सपोज हम कहते हैं वो कैपिटल ए है। सो कैपिटल ए का हमें पता है कि हमारे पास इसकी जो आस की वैल्यू होती है, अगर हम देखें तो 65 होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ये करता हूँ ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1 कर देता हूँ, और देन मैं सी आउट करता हूँ इसको ए को, तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो +1 उसमें हो जाएगा, और हमारे पास बी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ये बी हमारे पास आउटपुट आ गई। अब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि ये तो हमारे पास करेक्टर है, सो करेक्टर में हम इंट क्यों ऐड कर रहे हैं, तो इसकी क्या रीज़न है, और ये ऐड क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ठीक है या गलत है, क्या इसमें मतलब ऐसा हो क्यों रहा है। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तो ये चीज़ है कि ये जो करेक्टर हमने स्टोर बेसिकली किया है ना, ए बैक एंड के ऊपर ये कास्ट की वैल्यू स्टोर कर रहा है जिसका जो है 65। तो 65 में जैसे हम 1 ऐड करते हैं वो 66 हो जाता है, जब उसको प्रिंट करवाते हैं तो ये हमारे पास जो है वो बी प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर हम फर्दर इसको देखें तो हम स्टॉपिंग पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने एक स्टॉपिंग पॉइंट लगाया है और मैं अपने कोड को डीबग करता हूँ कि बैक एंड के ऊपर चीज़ें मैनेज कैसे हो रही हैं, कैसे बैक एंड पे क्या स्टोर हो रहा है। सो इसकी डीबग करता हूँ मैं इस फाइल को। सो जैसे ये फाइल रन होगी, यहाँ पे वेरिएबल्स वाले में हम जाएंगे, तो जो चीज़ें हमने डिक्लेयर की हुई ये 2 स्टेप्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। 6.6 इसकी वैल्यू आ गई है, और उसके बाद ये हमारे पास फ्लोट आ गया, ठीक है। देन अब आगे इसके बाद अगर हम मूव करते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो हमारे 1 में 1 स्टोर हो गए। अब जैसे ही मैं ये करैक्टर वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूँगा, एक स्टेप आगे फर्दर मूव करूँगा, तो ये मेरे पास ए में 65 स्टोर हो गए, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें 1 ऐड करूँगा तो ए में मेरे पास 66 स्टोर हो गए। तो जैसे ही मैं उसको प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास बी प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसकी रीज़न है कि जैसे जब हम करैक्टर को स्टोर करवा रहे हैं तो बैकएंड के ऊपर एज एन उसका आस्की कोड स्टोर हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी कि हमारे पास जो इंटीजर की रेंज है वो मैक्सिमम, जो अगर हम साइन इंट की बात करें तो मैक्सिमम वो इतना नंबर स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो जो हमारा कल एज कैलकुलेटर वाला लैब में एक क्वेश्चन था, तो उसमें स्टूडेंट्स जो थे वो इन लेट्स वो 2 इंटीजर्स को ऐड करवा रहे थे जो कि आउट ऑफ रेंज हो रहा था। तो उसके बाद उसको उनका आंसर नहीं पता चल रहा था। सो मैं कहता हूँ कि वेर वन वेरिएबल वन विच इज़ इक्वल टू दिस। सो वेरिएबल वन में हम कुछ इस तरह की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं कि जो कि उसकी रेंज के इक्वल है, और
वेरिएबल 2 में हम कुछ भी वैल्यू, कोई रैंडम कुछ वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें पहले 1 स्टोर करवाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम कोई, उसके बाद वो क्या कर रहे थे कि एक डिफरेंट टाइप है, डबल टाइप का कोई रिजल्ट एक उन्होंने वेरिएबल बनाया हुआ था जिसमें वो स्टोर करवा रहे थे इसको, ठीक है। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलिए लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का एडिशन अगर कोई ओवरफ्लो भी होगा तो क्योंकि उनका सम कंप्यूट होगा, वो डबल में स्टोर करवा रहे हैं, उसकी रेंज ज़्यादा है तो उसको स्टोर हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, उनका आंसर नेगेटिव में आ रहा था। सो अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस में। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया इसका आंसर माइनस में आ गया, ठीक है। सो माइनस में आंसर आने की रीज़न ये है कि अब जैसे ही हमने वेरिएबल 1 जो कि इंटीजर है, ठीक है, दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो समीशन होगा वो भी बेसिकली इंटीजर की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। अब इनको सम करके जैसे ही हम इसमें +1 ऐड करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। जैसे हमारे पास क्लास में हमने डिस्कशन भी की थी कि 0 1 2 सो ऑन करते करते जैसे हम 9 के बाद कोई, जैसे हम अब +9 में +1 करेंगे तो हम दोबारा 0 पे आ जाएंगे। सिमिलरली जैसे हम इसी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेंगे, अगर हम +1 करेंगे तो हम माइनस पे चले जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए ये माइनस पे चला जाता है। ये जब इंटीजर की फॉर्म में आंसर कंप्यूट हो गया उसको फिर डबल में स्टोर करवाता है तो वो माइनस वाला आंसर ही स्टोर हो रहा होता है। तो इसको हम डीबग करके भी देख लेते हैं। सो अगर मैं डीबग करने जाऊँ इसको, तो जैसे जैसे हमारे स्टेप एग्जीक्यूट होंगे, 1 में 1 स्टोर हुआ है, देन करैक्टर में हमारे पास 65 आ गया, उसमें +1 भी हो गया। अब वेरिएबल 1 पे मैं गया हूँ तो वेरिएबल 1 में हमने वो वाली वैल्यू स्टोर करवाई जो कि उसकी मैक्सिमम लिमिट है, और वेरिएबल 2 में भी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई। जैसे हम इस इंस्ट्रक्शन को रन करेंगे तो उसमें 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि वेरिएबल्स को हमें इनिशियलाइज़ कर देना चाहिए ताकि उनमें कोई गार्बेज वैल्यू के ऊपर हम डायरेक्ट ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा दें। उसके बाद नेक्स्ट हमने डबल टाइप का एक RES रिज़ल्ट स्टोर करवाने के लिए बनाया था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है कोई भी, क्योंकि यहाँ पे जो हम 2 इंट को आपस में ऐड कर रहे हैं तो वो जब इंटीजर की फॉर्म में उनका रिज़ल्ट स्टोर होगा तो ओवरफ्लो कर जाएगा, जो कि रिज़ल्ट कंप्यूट होकर माइनस में आएगा। तो वो जो माइनस वाला रिज़ल्ट है वो एलोकेट होगा, वो स्टोर होगा इस डबल टाइप के रिज़ल्ट में। इसलिए हमारा जो आंसर है या उन स्टूडेंट्स का आंसर जो था वो नेगेटिव में आ रहा था। तो अब मैं जैसे इसको मैंने कंप्यूट किया तो माइनस में चला गया। तो बेसिकली ये वही माइनस में वो वाला नंबर ही है। जैसे हम 9 के बाद दोबारा 0 पे जाते हैं तो ये वो मिनिमम नंबर है जो कि हमारे पास इंटीजर की रेंज में आता है, -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8, जो कि ये मिनिमम नंबर है अगर आप इंटीजर की रेंज चेक करें तो ये रीज़न है। तो इसलिए हमें पहले ही जो डाटा टाइप, लेट्स सपोज अगर मैं किसी एक को इसमें डबल रख लेता हूँ, तो अब डबल प्लस अगर मैं इंटीजर करूँगा तो डबल की फॉर्म में उसका रिजल्ट स्टोर होगा, तो अब इसका आंसर हमारे पास ठीक आएगा। तो अभी हम दोबारा इसको रन करके देख लेते हैं, स्टॉप करते हैं इसको। स्टॉप करने के बाद दोबारा अब हम इसको रन करते हैं। तो अगर अब मैं रन करूँगा तो अब हमारे पास पॉजिटिव में ही आंसर आया है, अब हमारा आंसर नेगेटिव नहीं हुआ, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि इसको हम अभी डीबग करके भी देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये स्टेप एग्जीक्यूट हुए हैं, उसके बाद नेक्स्ट ये वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में हम मूव किए हैं। अब ये जो रिज़ल्ट है, अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसमें पहले कुछ गार्बेज वैल्यू थी तो अब ये 2147 और एंड पे 647 था, तो अब इसमें 1 ऐड किया तो 648 हो गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव में नहीं गया। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो आंसर कंप्यूट हुआ है वो अब डबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। इंट प्लस डबल जब हम करेंगे तो वो डबल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद ये जो आंसर इस स्टेटमेंट का कंप्यूट हुआ होगा वो फिर इस रिज़ल्ट में आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर हम दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाएंगे और उन पे हम समीशन अप्लाई करेंगे तो इंट की तो मैक्सिमम रेंज जो होती है वो ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। तो जब +1 करेंगे तो इंटीजर ओवरफ्लो कर देगा, तो वो जो ओवरफ्लो हो गया आंसर जो हमारे पास आएगा वो फिर इस डबल में स्टोर हो जाएगा, इसलिए आपकी कंप्यूटेशन सारी रॉन्ग हो जाएगी। सो कल जिन लोगों को भी इस तरह के चैलेंज आ रहा था उसकी मेन रीज़न ये थी। सो आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो भी इसमें इश्यूज़ वगैरह हैं अगर कोई आपको
इशू आ रहा है तो आप उसमें मज़ीद हेल्प वगैरह ले सकते हैं ईमेल करके।